हिमालय की गोद में बसा नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी पहचान कभी राजाओं और उनकी शाही परंपराओं से थी, लेकिन आज ये देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी राह तलाश रहा है। हालांकि यह सफर आसान नहीं रहा है। 240 साल पुरानी राजशाही का अंत, शाही परिवार का नरसंहार और इसके बाद लोकतंत्र की राह में आई चुनौतियों को देखते हुए लगता है कि नेपाल का इतिहास किसी क्राइम फिल्मों से कम नहीं है। आज जब नेपाल में फिर से एक तरफ राजशाही और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार से उठकर एक मजबूत मंत्रिमंडल की वापसी की मांग उठ रही है, तो ऐसे में यह समझना जरूरी हो गया है कि आखिर नेपाल में राजा का शासन कैसे खत्म हुआ था, शाही परिवार का नरसंहार किसने किया, नारायण हिटी दरबार हत्याकांड में आखिर 10 लोग कैसे मारे गए, जिनमें नेपाल के तत्कालीन राजा, रानी और राज परिवार के सदस्य शामिल थे, और भारत ने इसमें क्या भूमिका निभाई थी। इन सभी एक एक पहलुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल में नेपाल का इतिहास शाह वंश से जुड़ा है। 1768 में गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने छोटे छोटे रजवाड़ों को एकजुट कर आधुनिक नेपाल की नींव रखी। इतिहास बताता है कि गोरखा साम्राज्य के अंतिम राजा और नेपाल साम्राज्य के पहले राजा पृथ्वी नारायण शाह ने 1769 में काठमांडू, पाटन और भदगांव के 3 मल्ल राज्यों पर विजय प्राप्त कर नेपाल का एकीकरण किया। शाह वंश का दावा था कि वे प्राचीन भारत के ही वंशज हैं। अगले 250 साल तक यह वंश नेपाल पर राज करता रहा। इस दौरान अपने चालाकी से नेपाल ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से खुद को बचाए रखा। हालांकि 1814 से 1816 के एंग्लो नेपाल युद्ध में अपनी कुछ जमीनें गंवानी पड़ी, जो आज भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। 19वीं सदी में राणा वंश का उदय हुआ, जिसने शाह राजाओं को नाम मात्र का शासन बना दिया और असली सत्ता अपने हाथों में ले ली। राणाओं ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ दोस्ताना रिश्ते रखे, लेकिन 1951 में जन आंदोलन के बाद राजा त्रिभुवन ने राणा शासन को उखाड़ फेंका और शाह वंश की सत्ता फिर से बहाल हुई। यह वह दौर था जब नेपाल में लोकतंत्र की नींव पड़ रही थी, लेकिन राजशाही अभी भी मजबूत थी। राजतंत्र के विरोध के बाद 1959 में नेपाल में पहली बार संसदीय चुनाव हुए, लेकिन 1960 में तत्कालीन राजा महेंद्र ने लोकतांत्रिक सरकार को भंग कर दिया और पंचायती शासन व्यवस्था लागू की। 1990 में नेपाल में जन आंदोलन हुआ, जिससे बहुदलीय लोकतंत्र बहाल हुआ, लेकिन राजशाही बरकरार रही। नेपाल के इतिहास में 1 जून 2001 का दिन काले अक्षरों में दर्ज है। उस रात काठमांडू के नारायण हिटी पैलेस में साप्ताहिक शाही भोज चल रहा था, जिसमें राज परिवार के सभी सदस्यों के साथ काफी करीबी लोग भी शामिल थे। तभी अचानक सैनिक वर्दी पहनकर हाथों में बंदूकें लिए क्राउन प्रिंस दीपेंद्र शाह आए और अपने ही परिवार पर गोलियां बरसा दी। इस नरसंहार में राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह, रानी ऐश्वर्या, उनके बेटे निरंजन, बेटी श्रुति और परिवार के अन्य 7 सदस्य मारे गए। सबको गोली से लहूलुहान करने के बाद प्रिंस दीपेंद्र ने बाद में खुद को भी गोली मार ली और 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। आधिकारिक जांच के मुताबिक यह नरसंहार पारिवारिक विवाद और दूसरे राजघराने की लड़की से प्रिंस दीपेंद्र का प्यार करने का नतीजा था। दरअसल में राजा के बेटे प्रिंस दीपेंद्र को ग्वालियर के शाही परिवार की देवयानी राणा से प्यार हो गया था, लेकिन रानी ऐश्वर्या ने इस रिश्ते को सिरे से खारिज कर दिया। कारण था ग्वालियर और ऐश्वर्या के परिवार के बीच पुरानी दुश्मनी। दीपेंद्र की शादी सुप्रिया शाह से कराने की तैयारी थी, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सके। नशे की हालत में प्रिंस दीपेंद्र ने उस रात अपने परिवार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हालांकि कुछ लोग इसे साजिश मानते हैं और भारत की खुफिया एजेंसी रोहतक का नाम इसमें जोड़ते हैं, लेकिन इसके अभी तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं। शाही नरसंहार ने नेपाल को हिला कर रख दिया। राजा वीरेंद्र की मौत के बाद उनके भाई ज्ञानेंद्र शाह को ताज सौंपा गया, लेकिन उनकी लोकप्रियता कभी भी भाई वीरेंद्र जैसी नहीं रही। 1996 से शुरू हुआ यह आंदोलन राजशाही के खिलाफ था और देश में गरीबी, बेरोजगारी और असमानता के मुद्दों को उठा रहा था। 1996 से 2006 तक इस माओवादी आंदोलन का नेतृत्व प्रचंड पुष्पकमल दहाल कर रहे थे। वे नेपाल से राजशाही को समाप्त कर एक लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करना चाहते थे। जनता में राजशाही के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था। 2005 में ज्ञानेंद्र ने तख्ता पलटकर सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली, लेकिन यह कदम उल्टा पड़ गया। 2006 में जन आंदोलन के जरिए जनता सड़कों पर उतर आई। माओवादियों और राजनीतिक दलों के दबाव में राजा ज्ञानेंद्र को झुकना पड़ा।
24 अप्रैल 2006 को राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता छोड़नी पड़ी और नेपाल में लोकतंत्र बहाल हुआ। 2007 में नेपाल को संवैधानिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। 28 मई 2008 को नेपाल की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से राजशाही समाप्त कर दी और नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। नेपाल और भारत का रिश्ता सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी है। नेपाल की राजशाही के दौरान भारत ने कई बार उसकी मदद की। 1951 में जब राजा त्रिभुवन राणा शासन के खिलाफ दिल्ली में शरण लिए हुए थे, तब भारत ने उन्हें समर्थन दिया और राणा शासन को खत्म करने में मदद की। 2008 में राजशाही के खात्मे में भी भारत की भूमिका अहम मानी जाती है। माना जाता है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने माओवादी नेता पुष्प कमल दहाल प्रचंड के साथ मिलकर नेपाल को लोकतांत्रिक बनाने में योगदान दिया ताकि चीन का बढ़ता प्रभाव रोका जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल को आर्थिक सहायता, बुनियादी ढांचे और शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार मदद की है। प्रचंड ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर की और 1980 के दशक में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल के महासचिव बने। 1996 में उन्होंने नेपाल में माओवादी जनयुद्ध की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य राजशाही को उखाड़ फेंकना और एक गणतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार माओवादी आंदोलन के दौरान प्रचंड और उनके सहयोगियों ने भारत में शरण ली थी, विशेष रूप से दिल्ली और अन्य शहरों में, जहां वे अपनी गतिविधियों को संचालित करते थे। हालांकि भारत सरकार ने कभी भी माओवादियों को आधिकारिक समर्थन देने की बात स्वीकार नहीं करती है। वहीं इसके विपरीत भारत ने नेपाल की तत्कालीन राजशाही सरकार को सैन्य सहायता प्रदान की थी ताकि माओवादी विद्रोह को दबाया जा सके। 2006 में नेपाल में माओवादी आंदोलन के समापन और शांति समझौते के बाद प्रचंड मुख्य धारा की राजनीति में शामिल हो गए। इस प्रक्रिया में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने नेपाल में लोकतंत्र की बहाली और माओवादियों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करने के लिए मध्यस्थता का समर्थन किया था। प्रचंड ने इस दौरान भारत के साथ सहयोग को महत्वपूर्ण माना, क्योंकि नेपाल की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा भारत पर बहुत हद तक निर्भर हुआ करती थी। 2008 में जब पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड बने, तब उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चीन को चुना, जो भारत के लिए एक आश्चर्यजनक कदम था, क्योंकि परंपरागत रूप से नेपाली प्रधानमंत्री को अपनी पहली यात्रा भारत का करना चाहिए था। यह कदम भारत नेपाल संबंधों में तनाव का संकेत था, लेकिन प्रचंड ने जल्द ही भारत के साथ संबंधों को संतुलित करने की कोशिश की। लेकिन तनाव तब और बढ़ गया जब प्रचंड ने दूसरे मोर्चे खोल दिए। पार्टी के एक दस्तावेज में भारत और उसके दलालों को दुश्मन घोषित कर दिया गया। उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में भारतीय पुजारियों की जगह नेपाली पुजारियों को लाने की मांग की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने नेपाल की सेना को निशाना बनाया और उसके प्रमुख को बर्खास्त कर दिया। भारत ने प्रचंड के कदम के खिलाफ नेपाल के बाकी राजनीतिक वर्ग को लामबंद कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सेना प्रमुख वही रहे। भारत ने एक नई गैर माओवादी सरकार बनाने में नेपाल को मदद की। इसके बाद प्रचंड ने तय किया कि राष्ट्रवाद उनका कॉलिंग कार्ड होगा और उन्होंने घरेलू नेपाली राजनीति में भारतीय भूमिका को अभियान का केंद्र बिंदु बनाने की कोशिश की। सड़क पर आंदोलन खत्म हो गया। दिल्ली ने भी उन्हें विपक्ष में बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश की। हालांकि प्रचंड खुद प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने CPN-UML के एक अन्य नेता झालनाथ खनल को प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन देकर माओवादी विरोधी गठबंधन को तोड़ने में कामयाबी हासिल जरूर की। इसके बाद ये संबंध हमेशा उतार चढ़ाव वाले ही रहे, जिसके बाद 2025 में नेपाल फिर से चर्चा में आया। दरअसल में मार्च 2025 तक देश में अस्थिरता बढ़ी रही और राजनीतिक दलों पर भ्रष्टाचार के आरोप, आर्थिक संकट और हिंदू सांस्कृतिक पहचान के खत्म होने का डर जनता को लगातार परेशान करने लगा। जिसके बाद काठमांडू की सड़कों पर लोग राजा वापस आओ, देश बचाओ के नारे लगाने लगे। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और हिंदू संगठन नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने लगे। वो लोग तर्क देने लगे कि 80% से ज्यादा हिंदू आबादी वाले देश को सेकुलर बनाने की जरूरत नहीं है। ज्ञानेंद्र शाह अब 77 साल के हो चुके हैं और चुपचाप काठमांडू में रह रहे हैं, लेकिन वे सत्ता में लौटने की कोई औपचारिक कोशिश नहीं कर रहे। फिर भी जनता का एक हिस्सा मानता है कि राजशाही के दौर में स्थिरता थी जो अब गायब हो चुकी है।
दूसरी ओर माओवादी और लोकतांत्रिक नेता इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताते हैं। कुल मिलाकर शाही नरसंहार से लेकर राजशाही के अंत तक यह देश कई उतार चढ़ाव से लगातार गुजरता रहा। भारत ने इसमें दोस्त और पड़ोसी की भूमिका निभाई, लेकिन आज नेपाल एक नए मोड़ पर खड़ा हो चुका है। क्या वह फिर से राजशाही की ओर लौटेगा या लोकतंत्र को मजबूत करेगा? इस सवाल का जवाब समय ही दे पाएगा। जबकि हाल ही में नेपाल में जेन जेड प्रोटेस्ट हुए हैं, यानी युवा जनरेशन द्वारा एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। ये प्रदर्शन मूलतः सरकारी भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के बैन के खिलाफ है। नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि वे सरकार द्वारा निर्धारित पंजीकरण नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। जिसके बाद युवाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसमें कम से कम 19 लोग मारे गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद और सरकारी इमारतों को घेरने की कोशिश की। युवाओं का विरोध व्यापक रूप से बढ़ गया, जिसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री को अब इस्तीफा देना पड़ गया है। नेपाल की कहानी हमें बताती है कि सत्ता चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, जनता की ताकत उससे बड़ी होती है। नेपाल के राजाओं ने सदियों तक शासन किया, लेकिन जनता ने राजशाही खत्म करके लोकतंत्र चुना। लेकिन फिलहाल की स्थिति पर सवाल यह उठ रहा है कि क्या भविष्य में नेपाल फिर से राजशाही को अपनाएगा या लोकतंत्र की राह पर ही आगे बढ़ेगा? जय हिंद।